जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जी यस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 2023, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या यूपीएसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा दीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट देने के बाद आपका कितना सही हुआ ज़रूर कमेंट करिएगा। अपने आप को स्वतः जांचिएगा कि आप कितने पानी में है, कितना क्वेश्चन तक सही हो जा रहा है, तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, एकदम एग्जाम जैसा मॉडल पेपर आपको यह मिलने वाला है, प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्त, यूपी पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी घंटे के निशान को दबा करके आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। वीडियो को कर देना है लाइक, दोस्त यारों तक शेयर भी करते रहना है। देखिए, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर रेडियो ऑपरेटर या फिर यूपीएसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप में एक सेक्शन आता है, एक सिलेबस में पार्ट दिया हुआ है मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसको अलग से हमने निकाल करके पूरा का पूरा मेंटल एप्टीट्यूड सिलेबस टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आपको मेंटल एप्टीट्यूड फॉर रेडियो ऑपरेटर नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी में समान चैप्टर है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको यहाँ से निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर एसआई रेडियो ऑपरेटर, यहाँ पर भी बहुत सारे चैप्टर जैसे जनसंख्या नगरीकरण हो गया, आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद हो गया, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था हो गया। ठीक है, आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सेम टू सेम यही चीज़ है, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर बात करें हिंदी के लिए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की क्लास भी चलाई जा रही है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप सभी को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलती हैं, तो टेलीग्राम पर यही सर्च करके आपको जुड़ जाना है या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त शुरू करते हैं वीडियो। और हिंदी की बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेज जैसे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हो गया, ठीक है, लेखक एवं रचनाएं हो गया, हिंदी प्रैक्टिस सेट हो गया, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अब तक हम लोग जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसमें लगभग घूम फिर के एक ही जैसे सवाल आ रहे थे, क्योंकि एक ही बुक का कर रहे थे। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है डिफरेंट है, इसमें आपको कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन, और यह जो क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको करिए सॉल्व। इसमें कह रहा है कि सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर दे दिया है कृपण। कृपण का वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे हम लोग लिखते हैं क, ठीक है, तो क को जब हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। क के नीचे हलंत लगाएंगे और फिर पीछे जब क बोलते हैं तो पीछे क्या आता है, अ, को। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब इसी आधार पर इसको हमको सेट करना है, और प्रत्येक वर्ड अलग अलग मतलब अलग अलग। तो पहला ऑप्शन करी लिख दिया, यहाँ तो पूरा का पूरा एकदम एक ही में लिख दिया है, अलग है ही नहीं। अब दूसरा देखेंगे तो क प्लस री प्लस प आ ही नहीं सकता, यहाँ पे प्रत्येक वर्ड को अलग अलग करना है। ठीक है, मतलब क के बाद भी नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, जैसे क प्लस री प्लस प प्लस आ प्लस ड़ प्लस अ, यह भी नहीं होगा। देखिए, कृपण का जब हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे क और इसमें नीचे री लगाए तो यहाँ पर री आ जाएगा। प को जब हम लोग करेंगे तो हमने पहले ही बताया प हो जाएगा प्लस अ। ठीक है, तो प यहाँ पर हो गया अड़, ड़ में भी सेम सिचुएशन होगी, तो ड़ के नीचे हलंत और अ। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कृपण का पूर्ण रूपेण जो अलग अलग वर्ण विच्छेद होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ण का अर्थ नहीं होता, यानी कि वर्ण का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, वर्ण मतलब होता है अक्षर। ठीक है, वर्ण मतलब अक्षर होता ही है। वर्ण मतलब रंग भी होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण, इधर से एक किरण जाती है तो इधर से 7 वर्णों में विभाजित हो जाती है। तो वर्ण मतलब रंग भी होता है, और वर्ण मतलब जाति भी होता है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र। ठीक है, ये सब। और यहाँ पर वर्ण मतलब सुंदर नहीं होता है दोस्त, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा, वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि नहीं है।
दंत ध्वनि है, ठीक है। तो इसमें से हमें दंत ध्वनि पहचानना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए दंत ध्वनि किसे कहते हैं, जो यानी कि जो भी वर्ड बोलने पर हमारा जीभ हमारी दांत से टच हो उसे हम दंत कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो दंत वर्ड में लिखा है त वर्ग, यानी कि त से जितने भी वर्ड प्रारंभ होते हैं त वाले, इसमें त वर्ड में जैसे त हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया, न हो गया, ठीक है। त थ द ध न, ऐसा बोल कर देखिए हमारा जीभ हमारी दांतों में टच हो रही है, इसीलिए इसको दंत वर्ड कहते हैं। इसके अलावा स भी आता है, ठीक है। अब दंत ओष्ठ पूछ दे तो ऐसा वर्ड जिसको बोलने पर हमारा दांत के साथ साथ ओठ भी छुआए उसको दंत ओष्ठ कहते हैं। जैसे व, ठीक है। ओष्ठ किसे कहते हैं, जैसे कोई भी बोलने पर वर्ड हमारा ओठ आपस में टच हो जाए, जैसे प वर्ग, प फ ब भ म, ये सब बोलते हैं तो क्या ओठ सट जाता है, इसीलिए इसे ओष्ठ कहते हैं। इसके अलावा ऊ और ऊ भी बोलने पर ओठ आपस में सटता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनि हम लोग जब देखेंगे यहाँ पे त वर्ग होता है और स। तो चलिए पहचानते हैं, त वर्ग त थ द ध न, इसमें तो भाई कोई नहीं मिला, क्या कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जब ऊपर देखेंगे तो दंत मूल और वर्ष, दंत मूल को ही वर्ष से कहते हैं और इसमें र और ल आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ल मिल गया हमको, ठीक है। तो यहाँ पर दंत नहीं पूछना चाहिए, यहाँ पर दंत मूल होना चाहिए। यदि दंत मूल रहेगा तब ल यहाँ पर सही हो जाएगा, अन्यथा दंत वाला पूछेगा तो कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। बाकी आपका विचार क्या है नीचे एक बार कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया, निम्नलिखित में से अल्प विराम का चिन्ह है। तो विराम वाले क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, देखने में आसान लगता है लेकिन अक्सर यहाँ पर लोग गलत कर देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लाए हैं, देखिए विराम चिन्ह किसे कहते हैं। अल्प विराम मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम कोई लाइन बोल रहे हैं, ठीक है, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, उसमें यदि हमें बहुत थोड़ी देर खातिर रुकना रहे तो उसे अल्प विराम कहते हैं। इसको कैसे, कामा भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में, तो इसे इस प्रकार से कामा कहते हैं। अर्ध विराम, अल्प विराम की अपेक्षा हमें यदि देर तक रुकना हो तो उसे अर्ध विराम कहते हैं। इसमें एक ऊपर बिंदी लगाकर नीचे कामा लगा देते हैं। पूर्ण विराम, हमें रुकना ही है तो पूर्ण विराम लगा देंगे, जैसे राम स्कूल जाता है पूर्ण विराम लग जाएगा। उप विराम में क्या होता है, दो ठो बिंदी लगा देते हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह सबको पता है, योजक चिन्ह में एक लाइन खींच देते हैं। कोष्टक पता है। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है, इसमें जैसे कोई दोहा हो गया या फिर किसी कवि का नाम हो गया, इसके अलावा कोई मुहावरा हो गया, किसी लेखक की रचना, ऐसे वाक्यों को हमको हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार से उद्धरण चिन्ह लगा देते हैं। विस्मयादि बोधक इस तरह लगाते हैं। लाघव चिन्ह, जैसे हम लोग डॉक्टर को डा लिख करके पीछे क्या बनाते हैं, लाघव चिन्ह, यानी कि डॉक्टर में ऐसा वाक्य लिखने को प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अन्य भी होते हैं। निर्देशक चिन्ह, इसमें थोड़ा पाई बनाते हैं, लंबा होता है। विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह इस प्रकार से होता है। त्रुटिपूर्ण, मान लीजिए हम लोग कोई सेंटेंस यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, और बीच में कुछ मिसिंग हो गया तो इसको इस तरीके से चिन्ह लगा के ऊपर लिख देते हैं। और पदलोप में डॉट डॉट होता है, कलर चेंज हो गया भाई, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से आप सभी देख सकते हैं। तो इसमें अल्प विराम पूछा है, तो अल्प विराम यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 117 का डी। 18वां कराए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है, मिलाप में कौन सा प्रत्यय, मिलाप प्रत्यय मतलब पीछे, उपसर्ग मतलब आगे। तो आप जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय 118 का डी बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप नीचे एक बार कमेंट करके बताइएगा, आप जो टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका कितना सही हो रहा है, स्कोर आप अपना साझा जरूर करिए। नेक्स्ट कराए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तत्सम मतलब क्या होता है, शुद्ध, यानी कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा लिए गए हों उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है, जो उसका बिगड़ा हुआ रूप होता है उसको तद्भव कहते हैं। तो देखिए पाषाण यह क्या है, यह तत्सम है। कंगड़ भी तत्सम है, इसका तत्सम मतलब तद्भव है। एक मिनट, तद्भव पूछा है ना, तो पाषाण क्या है, तत्सम है, कंगड़ भी तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या होता है, कंगन होता है, ठीक है। इस प्रकार से पक्ष भी तत्सम है। और यहाँ पर तद्भव पूछा है तो प्यासा क्या होगा, प्यासा यहाँ पर हो जाएगा तद्भव, तब इसका तत्सम क्या होता है, पिपासा होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए।
रेखांकित तो कुछ किया नहीं है, यहाँ पे हमें रेखांकित कर लेंगे प्रतिदिन पे, ठीक है। तो इस प्रकार से 120वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अव्यय है 120वें का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने के लिए पीछे मेरा मेरी या अपना अपनी लगाकर ऐसे देख लेंगे तो पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर इसमें हम लोग जगह लगाएंगे तो 121वें का बात करेंगे तो देखिए रचना को हम लोग पहले ही से ही पकड़ लें। तो रचना क्या कहता है, कोई मेरा रचना या फिर मेरी रचना। स्त्रीलिंग पूछा है, मेरा रचना कोई नहीं कहता, यहाँ पर क्या होता है मेरी रचना, यह मेरी रचना है, ठीक है। तो रचना क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछ दिया, पुल्लिंग शब्द पहचानिए। तो देखिए मेरा मेरी लगा कर चेक कर लीजिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने के लिए एक सेंटेंस आप अपने आप से बनाइए और उसी शब्द को उस बीच में रख देना है और पहचान करना है। जैसे इच्छा, मेरा इच्छा या फिर मेरी इच्छा क्या होता है, मेरा इच्छा मेरी इच्छा क्या होता है, इसमें मेरी इच्छा है कि आज मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरी इच्छा है कि आज मैं क्लास पूरा लूँगा, यहाँ पर मेरा नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मेरा राष्ट्र या मेरी राष्ट्र, मेरा राष्ट्र होता है, ठीक है। हम मेरा राष्ट्र महान है, तो मेरा क्या होता है राष्ट्र महान, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा मेरी अपना अपनी लगा कर चेक करेंगे, पता चल जाता है, ये वाला आसान रहता है। इसमें कह रहा है कारक चिन्ह बताइए, ने कौन सा कारक है। तो आपने पढ़ा ही होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, ठीक है, इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने, तो यहाँ पर ने किसका होता है, कर्ता ने। कर्म क्या होता है, कर्म को संप्रदान के लिए, करण कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। आपादान आता है तो क्या होता है, अलगाव का भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से भाववाच्य बताइए। देखिए भाववाच्य, इसका एक शानदार सा ट्रिक है कि जो भी दिया रहे, ठीक है, भाववाच्य में अक्सर क्या होता है कि इसमें निगेटिव वाला सेंस का भावना आता है, मतलब निगेटिव सेंस रहता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो भाववाच्य में क्या हो जाएगा, आप इसको पहचान लीजिए पहले से ही, शीला से खाना खाया नहीं जाता, बेचारी बहुत खा ली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 125वें का कह रहा है कि सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25वें का, दर्शक जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आया, उत्थान शब्द का विलोम क्या है। तो उत्थान का पतन सभी को पता है, देखते ही चल गया। 126 का ए ऑप्शन नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए देवता अमर होते हैं, तो देवता का पर्यायवाची अमर है, देव देवता यह भी हो गया। बाकी आ गया सुर, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना असुर, असुर यानी कि सुर का उल्टा, सुर मतलब क्या होता है देवता, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, ऐसे है ना। तो सुर मतलब क्या होता है देवता होता है, लेकिन यहाँ पर सुधाकर है, या किसका पर्यायवाची, सुधाकर, शायद चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 28वां आ गया, कह रहा है कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो देखिए संज्ञा, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, लेकिन निजवाचक जो है, निजवाचक संज्ञा नहीं बल्कि निजवाचक सर्वनाम का भेद है, ठीक है। और यहाँ पर जान लीजिए संज्ञा कितने प्रकार का होता है, संज्ञा 5 प्रकार का होता है, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसको भी देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उसका सही चयन करिए जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय के भेद हों। कह रहा है सीता के आगे रमा खड़ी है। तो देखिए ऑप्शन ही पकड़ लीजिए, मान लीजिए कभी नहीं समझ में आता है तो ऑप्शन ही पकड़ के देख लीजिए। देखिए विस्मयादि बोधक मतलब क्या होता है, कोई आश्चर्य वाली बात हो, या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय देगा तो यहाँ पर ऐसा चिन्ह भी आता है। समुच्चय की यहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, समुच्चय मतलब 2 या 2 से अधिक होता है, और क्रिया विशेषण है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, संबंध बोधक अव्यय, मतलब कि सीता के आगे रमा खड़ी है, ठीक है। सीता और रमा के बीच में क्या संबंध है, के आगे, सीता के आगे रमा खड़ी है। तो यहाँ पर 26वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। 26वें नहीं 29वें का ऑप्शन नंबर बी। 30वां कह रहा है अलंकार पहचानिए। तो ये तो सबका फेवरेट अलंकार है, क्या कह रहा है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो देखिए सभी में र पहले आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
कह रहा है निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो कृष्ण ऑप्शन नंबर ए, ये दिख रहा है साक्षात कृष्ण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए जितने भी पुरस्कार सम्मान हो गए, साहित्य अकादमी हो गया, ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे पुरस्कार पत्र पत्रिकाएं, ये सभी हमने करवा दिया है। आप उसको एक बार देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो हर शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो शलाका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए शलाका सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया, अगर पूछ दे शलाका सम्मान पुरस्कार किससे संबंधित है, तो हिंदी से संबंधित है। कौन देता है, साहित्य अकादमी संस्था के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद करिए। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस अधिक, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो गया, ठीक है। अति प्लस अधिक यानी ई प्लस अ, अति में ई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ई और यहाँ से अधिक। तो यहाँ पे दो वर्डों के मेल से असमान जब शब्द बनते हैं तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, ईयड़ संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आचार शब्द, आचार का सामासिक युग्म पद है आचार। तो देखिए खाने की वस्तु नहीं, खाने वाला जो अचार होता है वह आचार नहीं बल्कि अचार होता है। आचार का युग्म पद विचार नहीं होगा, यहाँ पर चाल चलन से मतलब है। 134वें का सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुविधा का समानार्थक शब्द कौन सा है। दुविधा, दुविधा मतलब धर्म संकट, ऑप्शन नंबर ए 135 का। 36वां कह रहा है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो अभी अभी ऐसा एक क्वेश्चन आया संज्ञा का, तो सर्वनाम का भेद क्या होता है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है, तो पुरुषवाचक देखिए यह सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब जो भी उसमें कहा जाता है अपने के लिए कहा जाता है, जैसे मैं, हम, हमने, हमको, हमारा, ठीक है, अपने लिए यह शब्द प्रयोग होता है। मध्यम में क्या होता है, दूसरों के लिए, मतलब तुम, तुम्हारा, तुमको, यह सब प्रयोग होता है। और अन्य में यह हुआ ऐसा प्रयोग होता है। लेकिन अति उत्तम जो पुरुष है यह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। 136वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कैसा लग रहा है आपको यह प्रैक्टिस सेट, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो में लाइक का भी बटन उसको दबा करके अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुए में कौन सा काल होता है। तो देखिए जो शुरू होकर के तुरंत खत्म हुआ यानी कि जो अभी अभी समाप्त हुआ उसके लिए आसन्न शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भूतकाल दिया है तो 137वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 37वें का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आसन्न भूतकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अनु ने देखकर निबंध लिखा, वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। तो देखिए अनु क्या कर रही है यहाँ पर, अनु देखकर, पहले देखी उसके बाद निबंध लिखी, यानी कि पहले क्या की, देखी उसके बाद निबंध लिखी। तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक जब ऐड होते हैं, और नाम धातु का यहाँ पर कोई बातें नहीं है। 138 का ऑप्शन नंबर बी। 39 कह रहा है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। तो देखिए यहाँ पर नीरजा की बात करेंगे तो यह महादेवी वर्मा जी की है, ठीक है, महादेवी वर्मा जी की। और यहाँ पर कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है, तो ऑप्शन नंबर सी। हमने प्रमुख लेखक और रचनाएं भी करा दिया है, आप उसको भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 140वां, एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो एक छंद में होते हैं यहाँ पर 4 चरण, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा 140 का ये। नेक्स्ट है, कह रहा है शुद्ध वाक्य, जूम करते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। कह रहा है आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, इमरान खान वाला वाक्य। आपने डरना नहीं है, सबसे पहले आपने डरना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो एकदम गलत हो गया, आपने नानी के घर जाना है यह गलत है, ठीक है। आप नानी के घर जाओ ऐसा थोड़ी प्रयोग होता है। 141वें का सही होगा, आप नानी के घर जाइए। जब आप लगता है तो जाइए, यहाँ पर सम्मान दे रहे हैं तो आप क्या है, जाइए। आप लगाकर जाओ नहीं कहते हैं, आप जाइए सम्मान सहित। नेक्स्ट कह रहा है, दशानन का अर्थ होता है, दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो ऑप्शन नंबर
ए, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? ठीक है, तो 143वें का करी धातु से यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब क्या होता है? आगे, प्रत्यय मतलब पीछे, तो 144वें का सी हो जाएगा। अवगुण में अव क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए, गीदड़ भभकी, पाकिस्तान क्या करता है? हमेशा गीदड़ भभकी देता है। गीदड़ भभकी मतलब क्या होता है? समझिए एकदम आसान भाषा में, डरते हुए डराना, यानी कि खुद तो डरता है भारत से, लेकिन ऊपर ऊपर क्या ऐसा करता है कि हम परमाणु मार देंगे या फिर हमला कर देंगे। गीदड़ भभकी देता है यानी कि कोरी धमकी, डरते हुए दूसरों को धमकाना, अपने खुद डर रहा है, दूसरों को धमका रहा है। तो गीदड़ भभकी मतलब क्या होता है? कोरी धमकी देना, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर आ गया वाक्यांश वाला, ठीक है, तो वाक्यांश पढ़ लेते हैं। व्यवसायीकरण की आंधी में खेलों की दुनिया भी नहीं बच पाई। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपको लगे कि ऐसे प्रश्न बन सकता है तो उसको अंडरलाइन कर लेना है। व्यवसायीकरण की आंधी में खेलों की दुनिया भी नहीं बच सकी। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों में भारत में आयोजित इंडिया प्रीमियर लीग यानी IPL ने यह साबित कर दिया है कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक हुआ है। तो खेलों का क्या हुआ है? बाजारीकरण हुआ है। और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट पैसों की भरमार रही है, क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन IPL ने इस खेल की अर्थव्यवस्था का विस्तार कर दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रभावित करते हैं। खेलों बाजार ने खेलों को ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। किस पर असर पड़ने लगा है? सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। तो अब देखिए मैच के हिसाब से लोग ढल रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो भारत में अन्य खेलों ने पैसों का दखल बढ़ा दिया है। 2008 में बीजिंग संपन्न ओलंपिक ने यह साबित कर दिया है कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है। खेलों की अपनी क्या है? एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। क्या कर रही हैं? असर डाल रही हैं। इस बात में भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का रूप ले लिया है। तो खेलों ने किसका रूप ले लिया है? एक उद्योग एक मिनट खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बात के बीजिंग ओलंपिक के 12 प्रमुख प्रायोजक थे। इनमें कोडक जैसी कंपनियां भी शामिल है, जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 से ही दिया है। साथा नहीं भाई, साथ, ठीक है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी थी, जो 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12 प्रमुख प्रायोजकों के आयोजक की संयुक्त आमदनी इतने बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। या तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ करके उसमें से ढूंढ लीजिए, या फिर अगर छोटा पैराग्राफ दे दिया है तो पहले पैराग्राफ को ही पढ़ लेना है। तो देखिए क्या कर रहा है, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? तो क्या किसकी चपेट में आई थी? व्यवसायीकरण की चपेट में आ गई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने मार्क भी कहीं किया, देखिए व्यवसायीकरण के चपेट में आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किसके क्या लिखा है भाई, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? IPL से मिला, ठीक है। IPL की बात ही हुई है तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? आम लोगों पर, ठीक है। यहाँ पर किस पर दिखाई दे रहा है? आम लोगों पर दिखाई दे रहा है। एकदम नीचे हमने अंडरलाइन किया था, आप देखेंगे तो देखिए क्या कर रहा है, सामान्य जीवन पर भी असर पड़ने लगा है, यानी कि आम लोगों पर असर डालने लगा है। नेक्स्ट कह रहा है खेल प्रतिस्पर्धाओं का विस्तार किसके बजट पर असर हो रहा है? तो 149 का क्या है, आम बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर असर होने लगा है, ठीक है। ऊपर अभी आया था कहीं, देखिए यहाँ पर है बहुराष्ट्रीय कंपनियों
पर इसका असर होने लगा है। ठीक है, तो इसी में से मिल जाएगा। पहले आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन पढ़कर आंसर ढूंढ ले या आंसर पढ़कर क्वेश्चन ढूंढ लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित विभिन्न प्रायोजकों में किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? तो किसकी आमदनी में इजाफा हुआ है? आयोजकों की आमदनी में इजाफा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए सभी संपन्न हुआ। आपका कितना सही हुआ? ठीक है, आपको इतने क्वेश्चन में से कितना सही हुआ आप एक बार कमेंट करके नीचे ज़रूर बताया करिए, जिससे एक आइडिया लगता है कि प्रैक्टिस सेट किस लेवल का था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों तक शेयर भी करना है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।